दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th में फर्स्ट चैप्टर, यानी कि क्लास 8th में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यानी कि दोस्तों आप सभी लोग खाना खाते हैं या पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं सारे के सारे भोजन करते हैं, बट यह भोजन कैसे प्राप्त होता है। स्पेशली मनुष्यों का देखें तो हम लोग दाल, चावल, रोटी या मक्का, बाजरा इत्यादि हम ये सब चीज़ें खाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये फसलें हमें कैसे प्राप्त होती हैं? अगर प्राप्त होती हैं तो जब इनका सीजन नहीं रहता, आउट ऑफ सीजन होता है, तो इनको हम कैसे मैनेज करते हैं और कैसे सुरक्षित करते हैं। दोस्तों फसल कैसे करते हैं और इसको कैसे हम सुरक्षित रखते हैं, कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, और खेती के समय कौन कौन से हम औजारों का प्रयोग करते हैं, वो सब मैं इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ। और साथ में ही सारे के सारे क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसे प्रबंध या प्रबंधन भी कह सकते हैं। ग्रीष्म काल में पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। हम आपको दोस्त बता दें कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल ये सारे के सारे खेतों में प्रयोग किए जाने वाले ही औजार हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब बात करें दोस्तों कि सजीवों को भोजन की क्यों आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए भोजन की ज़रूरत होती, साथ में शरीर में ऊर्जा की भी ज़रूरत होती, और भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम अपने दैनिक कार्य पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि अपने जो डेली वर्क हैं उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे। सभी सजीवों को दोस्तों किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते, यानी कि जो पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? दोस्तों क्या होता है, जंतु या मनुष्य ये दोनों ही या एक ही चीज़ है जिसको हम जंतु कह सकते हैं। ये अपने भोजन के लिए हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर होते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं वह कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम पौधे से भी प्राप्त करते हैं और जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। इन द सेंस ऑफ, जैसे मटन चिकन की बात करें तो यह कहाँ से, इसे डायरेक्ट हमने ले लिया, बट ये लोग क्या खाते हैं? तो ये क्या खाते हैं? ये भी ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जंतु जीव हैं वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी से, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से देश की पॉपुलेशन बढ़ रही उसी तरीके से हमें उत्पादन बढ़ाने की भी ज़रूरत रहती है, और इस उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में हम विभिन्न प्रकार के रसायन यानी कि केमिकल का प्रयोग करके फसल उत्पादित करते हैं, जिससे भूमि पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है और भूमि बंजर होने की संभावना रहती है। और रसायन के प्रयोग से जो फसलें उत्पादित की जाती हैं और इनका उपभोग जब मनुष्य करता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता चला जाता है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है।
अब हम लोग देखेंगे कृषि पद्धति। पहले उसके पहले आप देख लीजिए ये येलो बॉक्स में क्या दिया गया। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि घूमने वाले थे। जहाँ जो कुछ खाने को मिला और घूमते रहते थे, इस तरीके से वो अपना 10,000 ईसा पूर्व पहले अपना जीवन यापन करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना आरंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को भी उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि प्रारंभ हुई थी। अब देखते हैं हम लोग कृषि पद्धति। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यानी कि एक ही वैरायटी के एक जैसे ही पौधे एक बड़े एरिया में उगाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल। इंग्लिश में इसको क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, हम लोग क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होंगे। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप चाहे उत्तर भारत देख लें, चाहे पूर्वी भारत देख लें, पश्चिमी देख लें, मध्य देख लें और दक्षिणी भारत, सभी में फसलों का कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे खरीफ फसल की। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें होती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खरीफ वाली फसलें कब बोई जाती हैं, हम लोग लास्ट जून और स्टार्टिंग जुलाई में इनको बोते हैं। काटते कब हैं इनको, लगभग अक्टूबर या स्टार्टिंग नवंबर में इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। और इनमें फसलें आती कौन कौन सी हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये फसलें आती हैं। और इन फसलों के लिए अधिक से अधिक पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और इनको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे रवि फसल। रवि फसल है ये शीत ऋतु यानी कि सर्दियों में बोई जाती है और इसका जो टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च, और खरीफ का जो टाइम पीरियड था वह जून से सितंबर था। तो देखिए रबी फसल में ये शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। क्या उगाई जाती हैं, ये सब ग्रीष्म में। हमने आपको दो बताई, खरीफ फसल और रबी फसल। इसके अलावा जायद फसल भी उगाई जाती है, जिसका उगाने का कार्य है लगभग स्टार्टिंग अप्रैल या जो आपका मार्च एंड या स्टार्टिंग अप्रैल में हम जायद फसल उगाते हैं और इसकी जो कटिंग करते हैं जाकर हम करते हैं जून जुलाई में, स्टार्टिंग में ही कटिंग इसकी हम लोग कर लेते हैं। इसमें ककड़ी, खीरा ये सब चीज़ें आती हैं। ऐसे रसीले यानी कि तरबूज, खरबूजा ये सब किस्में ये जायद फसलों में आते हैं। अब देखते हैं आधारित फसल पद्धतियाँ। अब क्या देखना है, देखिए धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों धान को अधिक पानी की ज़रूरत होती है और उस समय बरसात भी होती। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। देखिए आप लोग पढ़ेंगे, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आपने देखे हैं कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। वो ये रही मिट्टी तैयार करना, यानी कि दोस्तों फसल अगर तैयार करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको क्या करना है, मिट्टी तैयार करनी है। अच्छी मिट्टी तैयार करनी यानी कि जुताई होनी चाहिए और कायदे से उसमें पानी वगैरह भी होना चाहिए। इस तरीके से मिट्टी में तैयार करनी, यानी कि जिस फसल के लिए
जिस तरीके की ज़रूरत है मिट्टी, उसी तरीके की मिट्टी तैयार करें। जैसे कपास के लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती, उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी होती जिसमें हम धान गेहूँ आदि उगाते हैं, और राजस्थान एरिया ले लें तो यहाँ मोटे अनाज उगाए जाते हैं। और मिट्टी तैयार करने के बाद हम बुआई करते हैं, इसके बाद खाद एवं उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। खरपतवार क्या होता है? जो फसलों के साथ फर्जी के या फालतू के पौधे घास फूस उगाते हैं, उसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। इसके बाद हम इसकी कटाई करते हैं, और कटाई के बाद इसका भंडारण यानी कि सुरक्षा के साथ इसको रख लेते हैं, ताकि आगे भी इसका हम लोग खाने में प्रयोग कर सकें। अब पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। और दोस्तों, जो केचुआ है यह किसका फ्रेंड्स है? यह किसानों का परम मित्र होता है। इसीलिए केचुए को हम लोग क्या कहते हैं? किसान मित्र। क्या कहते हैं? इसको किसान मित्र कहते हैं। किसको? केचुओं को कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यानी कि दोस्तों, यह मिट्टी को खाता है और निकालता है, जिससे मिट्टी को पोली कर देता। जब मिट्टी को पोली कर देता है तो जो पौधों की जड़ें वह नीचे तक जाती है और मिट्टी आराम से श्वसन क्रिया कर पाती है, यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस कर पाती है। ओके दोस्तों, अब देखते जीव किसानों के मित्र होते हैं। क्या ये जीव कौन कौन से? केचुए और सूक्ष्म जीव, ये जीव किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी कि मिट्टी को उलटते पलटते हैं तो क्या कहते हैं? उसे जुताई कहते हैं। ये हल से होती है। अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल करते। पहले क्या होती थी? बैल के कंधे पर रखकर यानी कि हल से जुताई की जाती थी। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कृषि औजार। क्या देखना है दोस्तों? अब हमें देखना है कृषि औजार। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। कौन कौन से? कुदाली है, हल है, कल्टीवेटर है। ये सब क्या है? प्रमुख औजार होते हैं। हल, देखिए हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। यानी तिकोनी पत्ती होती है लोहे, क्या कहते हैं? उसे हम लोग फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं।
इसके एक सिरे पर हैंडल होता है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हल का जो मुख्य भाग होता है वो लंबी लकड़ी से बना होता है जिसे हम लोग हल शैफ्ट कहते हैं। जो तिकोनी मजबूत पत्ती लोहे का बना होता है उसे हम लोग फाल कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा 1.1 ए। आज का लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ चित्र। ये देखिए दोस्तों चित्र 1.1 ए में हल देखना है। ये देखिए किसान किस तरीके से आपकी एक जोड़ी क्या है बैल हैं और उसके कंधे पर यह रख कर हल चला रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यह रहा, इसको कहते हैं क्या, जोत, और यह रहा फाल, और यह रहा हल शिफ्ट। यानी कि 3 चीज़ें इसमें होती हैं। इसको बोलते हैं जोत जो इनके कंधे पर रखी हुई गर्दन पर रखी हुई है। फाल बोलते हैं जो वह होती लोहे की तिकोनी आकार की। हल शैफ्ट होता है जो कि लकड़ी का एक लंबा सिरा होता है जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये चित्र है कुदाली का। किसका है? कुदाली का। ये आप लोग देख पा रहे हो इसमें क्या मुड़ी प्लेट है, हैंडल है, पकड़ है, जोत है और छड़ है। ये सब चीज़ें किस में होती हैं दोस्तों? ये सारी की सारी कुदाली में होती। कुदाली का क्या रोल होता है? कुदाली का भी वही रोल होता है जो उसका रोल होता है। किसका? हल का रोल होता है। ये भी ज़मीन को खोदने में ही कार्य करता है। यह ब्लेड की तरीके यानी कि जो इसमें लगी होती मुड़ी हुई वह ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। देखिए आप लोग कुदाली का चित्र देख सकते हैं 1.1 बी में। अब देखते हैं कल्टीवेटर। क्या देखना है? कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जैसा कि आप लोग चित्र 1.1 सी में देख रहे हैं। ये देखिए कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए। देखियो ये क्या है? एक ये नई टेक्नोलॉजी है जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। इससे क्या होती? मेहनत भी बचती, समय भी बचता है और जो कार्य है वह जल्दी हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए। कल्टीवेटर इन द सेंस ऑफ ह्यूमन से ही होता है। अब हम लोग देखेंगे बुआई। बुआई का मतलब होता है कि हम अच्छे बीजों को सिलेक्ट करें और उनको हम खेतों में डाल दें। जब हम मिट्टी को तैयार कर चुके हों और डालने के बाद क्या हो, यही इसी को हम क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। यानी कि जो हेल्दी बीज होंगे, अच्छे बीज होंगे, हेल्दी सीड होंगे, उन्हीं को क्या है किसान इम्पोर्टेंस देगा और उन्हीं को बोएगा ताकि जो हमारी फसल है वह अधिक से अधिक हो और अच्छी हो। अब देखेंगे बीजों का चयन। अब इस पहले ब्लू बॉक्स को पढ़ते। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। अब देखते हैं दोस्तों क्रियाकलाप 1.1 जिसमें हमें देखना बीजों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सीड। क्या देखना है दोस्तों? सिलेक्शन ऑफ सीड देखना। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी जानना आवश्यक है। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 1.A और B, 1.2 का A और उसका B भी दिखाएंगे।
परंपरागत औजार, देखिए यानी कि पुराने औजार कैसे होते थे उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लें। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता था। अभी चित्र आपको 1.1 में दिखाते, 1.2 के ए में। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ये देखिए चित्र रहा दोस्तों। 1.2 ए का बीज बोने का प्रारंभ, दोस्तों ये जो आप लोग तरीका देख रहे हैं वह बीज बोने का कैसा है, यह पारंपरिक तरीका यानी कि पुराना एक तरीका है। इस तरीके से पहले लोग बीज बोने का कार्य करते थे। देखिए किस तरीके से कीप है और इसमें बीज डाले जाते हैं, वह जाकर भूमि के अंदर चले जाते हैं। और ये रहा, इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। क्या कहते हैं? सीड ड्रिल, जिसको हम लोग भी देखा होगा खेतों में, किसानों के पास देखा होगा या अपने पास ही घरों में आप लोगों ने इसको देखा होगा। जो लोग, जितने लोग किसान के परिवार से संबंध रखते हैं उन लोगों ने इस तरीके की सीड ड्रिल की मशीन जरूर देखी होगी। आइए अब पढ़ते हैं सीड ड्रिल के बारे में। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, जैसा कि मैंने आपको ऊपर चित्र में दिखाया, का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है कि नहीं होती? दोस्तों देखिए ये क्या दिया गया है एक बॉक्स में। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीज को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनी पौधों एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले उनको हम अलग उगाते हैं। धान की जो हम अलग छोटी सी बेल उगाते हैं, बेल को फिर हम क्या करते हैं, बेल से फिर वह अलग अलग खेतों में उसको हम लगाते हैं। यह प्रोसेस होता है धान का। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है? इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा भी दिया जाता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम लोग खाद या उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खाद या उर्वरक कहते हैं। देखिए इसमें क्या देगा, मैंने खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? क्योंकि वह ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए वह अच्छे होते हैं, यानी कि वह हेल्दी होते हैं और अधिक उत्पादन करते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है, यानी कि आपको इमेजिन करना है जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका क्या यूज होता है, किसमें? फसल उत्पादन में। किसमें? क्रॉप कल्टीवेशन में। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। यानी कि अगर हम कायदे से खाद वगैरह ना उपलब्ध कराएं तो पौधे क्या होंगे? पौधे वह कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। यानी कि क्या होता है, जो सीवेज वगैरह इकट्ठा कर लिया जाता है उसको जाके डाल दिया जाता है। सीवेज इन द सेंस ऑफ जो कि सोख्ता वाली पहले लेटरिन बनती थी और जानवरों के गोबर को एकत्रित करके ये खेतों में डाल दिया जाता है। ये एक अच्छी खाद का उदाहरण है। यानी कि यह फसल उत्पादन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं।
अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसमें, और आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप 1.2, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ए, बी एवं सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए और बिना कुछ मिलाइए, यानी कि इसमें कुछ नहीं मिलाना। फिर अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 1.3 ए में। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को आप नोट करना। ये देखिए आप लोग चित्र। प्रयोग की गई तैयारी, यानी प्रयोग की तैयारी जो हमने प्रैक्टिकल आपको ऊपर बताया है, उसमें इस तरीके से आपको तैयारी करनी। फिर हमें देखना है 1.बी में खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि, ABC। अब आप लोग ऊपर जाके इस प्रैक्टिकल को एनालिसिस कर सकते हैं कि किसमें अधिक पौधे बड़े उग रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्या तीनों गिलासों के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? ये चीज़ें आप लोग चेक कीजिएगा। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास और एक जिसको हम बोलते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो अगर उर्वरक के कुछ उदाहरण आपसे पूछे जाएं तो आप बता सकते हो यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास और एक शॉर्ट में होता NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में यह सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरता में कमी आई है। ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। यानी कि दोस्तों सीधी बात है, अधिक से अधिक केमिकल यूज करोगे तो मिट्टी तो खराब होगी, साथ में सबकी हेल्थ भी खराब होगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंपोस्ट यानी कि खाद यानी कि जैविक खाद का गोबर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? ताकि जो भूमि की उस खेत की उर्वरता की क्षमता जो गई हुई है, वह क्षमता, उत्पादन की क्षमता वापस आ जाए। अब देखिए आगे, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। क्या है फसल चक्रण? फसल चक्रण का मतलब होता है कि एक के बाद एक फसल उगाना, यानी कि अल्टरनेटिव फसलों का उत्पादन। इसको हम फसल चक्रण कहते हैं। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरियम के विषय में पढ़ा है। यह फलीदार, जिसको हम की लेग्यूमिनस कहते हैं, पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम का कार्य क्या होता है? यह जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसके स्थिरीकरण में यह मदद करता है। अब आप लोग सारणी देख रहे होंगे 1.1 उर्वरक एवं खाद में अंतर। यानी कि अब आपको दोस्तों बताना है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता। देखिए उर्वरक एक मानव निर्मित है, यानी कि इसे इंसान बनाता है और इंसानों द्वारा बनाया हुआ एक प्रकार का लवण होता है।
खाद देखिए, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक देखिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। स्वाभाविक है, जब मनुष्य बनाएगा तो ये कहाँ, फैक्ट्रियों में ही उत्पादित किया जाएगा। खाद, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार की नमी इससे प्राप्त नहीं होती उर्वरक से। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती, क्योंकि खाद को बनाने में केंचुए और सूक्ष्म जीवों का अहम रोल होता है। अब देखिए उर्वरक, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, इन्हीं को एनपीके भी कहते हैं। और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी कि उर्वरक से जो पादप पोषक तत्व हैं वह खाद में कम होते हैं। अब हम लोगों को देखना है खाद के लाभ। क्या देखना है? अब हमें देखना है खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, यानी कि छिद्र हो जाते हैं, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? फसलों को जब पानी की ज़रूरत हो तो उन्हें हम पानी दें, और जिस तरीके से ज़रूरत, अगर अधिक पानी की ज़रूरत है अधिक पानी दें, अगर नॉर्मल स्प्रे वाली सिर्फ पानी छिड़कना हो तो उस तरीके से दें, या ड्रिप करना हो यानी कि उसके जड़ों तक पानी पहुंचाना, तो इस तरीके से हम उस पौधे को पानी प्राप्त यानी कि पानी दे सकें, ताकि वह पौधा जमीन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके जल्दी से जल्दी वृद्धि करे और फसल को यानी कि फसलों का अधिक उत्पादन करे। आइए अब देखते हैं सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% यानी कि 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, उसे नमी ही चाहिए। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से भी रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्योंकि है यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली बार गर्मियों में मेरे पौधे आधे सूख गए थे और मर भी गए थे। अब हम लोग देखेंगे सिंचाई के स्रोत, यानी कि हम अपने पौधों को या खेतों तक जो हम पानी पहुंचाते हैं वह किस माध्यम से पहुंचता है। चाहे नदी से पहुंचता हो, तालाब से पहुंचता हो, बारिश से आता हो, नहरों से आता हो, नलकूपों से आता हो, समरसेबल से आता हो, या किसी पुरानी पद्धति के माध्यम से पानी आता हो, लेकिन किसी न किसी माध्यम से ही खेतों तक हम पानी पहुंचाते हैं। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में भी अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए सिंचाई के कुछ हम आपको पुराने तरीके दिखाते हैं, कैसे जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। सिंचाई के हम आपको पुराने तरीके दिखाएंगे, पारंपरिक तरीके आपको हम दिखाएंगे। देखिए कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनका या जानवरों का इसमें प्रयोग करते हैं। अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। आप कौन से तरीके देख रहे हैं? नीचे
पारंपरिक तरीके आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, मोट किस में दिया गया, पहले में दिया गया 1.4 में, मोट घिरनी, चेन पंप दूसरे में, ढेकली, और चौथे में राहट, उत्तोलक बोलते हैं। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए चित्र 14.1.4 में मोट, क्या है मोट, एक तरीके का बना हुआ है, कैसा घड़ा जैसा, उससे पानी नीचे से भरते हैं और ऊपर इसको खींचते हैं। ठीक है, और ये हमने डाल दिया, ये जाएगा कहाँ, खेतों में जाएगा। अब देखिए 1.4 बी में चेन पंप, ये रही चेन पंप, चेन चल रही और पानी नीचे से ऊपर निकल कर आ रहा, यह डायरेक्ट हमारी फसलों का जाकर मिलेगा। अब देखेंगे चित्र 1.4 सी ढेकली, इसको क्या कहते हैं, इसको ढेकली कहते हैं। अब देखते आगे, ये जो आपका तरीका रहा 4, ये रहा आपका क्या, बैलों से यह करवाया जा रहा, इसको हम लोग बोलते हैं रहट। क्या कहते हैं, इसको रहट कहा जाता। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां, यानी कि जो हम खेतों में जो पानी देते हैं वह मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से देते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। इसमें मुख्य विधियां निम्न हैं। छिड़काव तंत्र, यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम इसको कहते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों यानी नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका चित्र आपको दिखाएंगे 1.5 ए में, 1.5 ए में छिड़काव तंत्र, ये आप लोग देख पा रहे हैं। यह क्या है, यह छिड़काव तंत्र का दिया गया है, किस तरीके से छिड़काव कर रहा है, जैसे बारिश हो रही है और हमारी फसलों को पानी मिल रहा है। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग ड्रिप तंत्र, यानी कि जिसको इंग्लिश में ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ड्रिप से आप लोग समझ गए होंगे, बूंद बूंद करके जड़ों तक पानी को पहुंचाना ही ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। सीधे कहाँ गिरता है, इसे हम लोग ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। अभी आप लोग चित्र देखेंगे 1.5 बी। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित होता है। ये देखिए दोस्तों तरीका रहा ड्रिप तंत्र, आप लोग देख पा रहे होंगे। ड्रिप तंत्र में एक मोटर लगी हुई है और एक पाइप बिछा हुआ है। जितने पेड़ पौधे उनकी जड़ों तक पानी धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो हमारी फसलें हैं उनमें पानी भी पहुंच जाए और पानी बर्बाद भी ना हो। अब आगे हम लोग देखेंगे खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा, देखिए दोस्तों खरपतवार होता क्या, जब हम फसल बोते हैं तो फसल में कुछ ऐसे भी पौधे निकल आते हैं, छोटे छोटे से पौधे, घास फूस निकल आती, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है और फसलों को वे नुकसान कैसे देते हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व फसलों को मिलने चाहिए यह खरपतवार अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, इस खरपतवार को हटाना बहुत अधिक जरूरी होता है। बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उगाते हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए? नहीं दोस्तों, इसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको खरपतवार कहते हैं। यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं। कैसे नुकसान करते हैं कि जो पोषक तत्व फसलों को चाहिए और यही अवशोषित कर लेते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं।
खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। यानी कि जिससे खरपतवार नियंत्रित यानी कि नष्ट किया जाता है, उसे हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि 2,4-D, क्या कहते हैं? 2,4-D इसे हम कहते हैं। खेतों में इनका छिड़ाव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी कि फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। वो अभी आपको हम चित्र में दिखाएंगे 1.6। ये देखिए चित्र 1.6, खरपतवार नाशी का छिड़काव। किस तरीके से एक व्यक्ति चेहरे पर मास्क लगाए हुए। अब आप लोग सोच रहे हैं इस व्यक्ति ने चेहरे पर मास्क क्यों लगाया। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके का खरपतवार नाशी है, यानी कि यह किसी न किसी तरीके का रसायन है जो फसलों को नष्ट कर रहा है। फसल को नहीं, जो उसके साथ अवांछित पौधे उगाए उनको नष्ट कर रहा है। तो जब उनको नष्ट कर रहा है तो यह हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह होता है। इसलिए इस किसान ने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखा हुआ है। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने की पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कटाई। क्या देखना है? कटाई यानी कि दोस्तों फसल हमने उगाई, बड़ी की, पानी दिया, खरपतवार से उसे बचाया, अब फसल पक चुकी है, अब उसे काटने की बारी आई है। क्या करना है? अब उसे हमें काटना है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। आप लोगों ने गेहूं की कटाई देखी होगी, धान की कटाई देखी हुई। क्या करते हैं कि जड़ें वहीं रह जाती हो, भूमि से, सतह से थोड़ा सा ऊपर इसको हम लोग हंसिए वगैरह से या थ्रेसर से कटिंग इसकी कर लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। दोस्तों इस जगह आप लोग बात ध्यान रखिएगा, एक फसल को बनने में 3, 4, 5 महीने लगते, यानी कि हम लोगों तक पहुंचने में तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त लगता है। इसलिए जब भी आप भोजन थाली में छोड़ें या बर्बाद करें, डस्टबिन में फेंकें, तो एक बार ख्याल जरूर लाएं कि ये अनाज का दाना कैसे तैयार हुआ, भले ही उस भोजन में आपके पैसे लगे हों। इस बात को आप लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। अभी आपको चित्र हम दिखाएंगे 1.7। कौन सा चित्र? आप लोग देख भी रहे होंगे चित्र 1.7 में दराती का चित्र। देखिए किस तरीके से हाथ में पकड़ा हुआ और इससे हम क्या करते हैं, फसल काटते हैं। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। वो भी फसलों को काटने का ही कार्य करती है, जिसको हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों, दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। अगर फसल काटने की बात कही जाए तो हम दराती यूज कर सकते हैं, हथिया बोल सकते, क्या बोल सकते हो, हसिया बोल सकते हो, और उसे हार्वेस्टर भी कह सकते हो। हार्वेस्टर एक मशीन होती है जिससे फसलों की कटिंग की जाती है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन, यानी कि यह कार्य किसके द्वारा? तो कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। यह मशीन अभी आपको हम चित्र 1.8 में दिखाएंगे, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है।
कॉम्बाइन मशीन पूछी जाए किसका मिक्सचर होता है, यह हार्वेस्टर और थ्रेशर का एक मिक्सचर होता है। देखिए ये रही कॉम्बाइन मशीन किस तरीके से है, ये आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। अब देखिए आगे, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, कैसे फटक कर उसे अलग करते हैं, फटक कर विनोइंग यानी कि अलग करते हैं। ये प्रोसेस अभी 1.9 आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इसके विषय में आपने क्लास 6 में मैंने आपको पढ़ाया अभी। ये रहा चित्र 1.9 विनोइंग फटकने वाली मशीन। और आप लोग भी फटकना जानते होंगे, जैसे सूप, सूप से क्या करते हैं कि अब तो डायरेक्ट लोग आटे की बोरी लेने लगने। पहले प्रोसेस क्या होता था, गेहूं आता था, फिर घर की जो महिलाएं होती थीं उस गेहूं को फटक कर सूप से साफ़ करती थी, उससे जो भी कंकड़ पत्थर हों या भूसे के कुछ टुकड़े रह जाएं उनको अलग करती थी। उसके बाद धुल कर वह गेहूं का चक्की पर डाला जाता था, उसका पिस कर वह आटा का रूप धारण करता था। उसके बाद उससे रोटी बनाकर हम लोग उसका प्रयोग करते थे और उस आटे को छानते भी थे जिससे भूसी भी अलग हो जाए, यानी कि पूर्ण शुद्ध करके उसका प्रयोग करते थे। उसको क्या कहते थे, मतलब उसमें हमने क्या प्रयोग किया था, उसमें हमने सूप का प्रयोग किया था। और प्रोसेस को क्या कहते हैं, फटक, क्या कहते हैं, फाटक या फटक कहते हैं। और इस मशीन को विनोइंग या फटकने वाली भी मशीन कहते हैं। अब देखिए, अब ये क्या दिया गया है, येलो में कटाई पर्व, येलो ब्रैकेट में क्या दिया गया है, येलो बॉक्स में क्या दिया गया, 3-4 महीने के बाद, 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नाबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। आइए मित्रों, अब देखते हैं भंडारण। यानी कि हमने फसलें काटी, पहले बोई थी, फिर उनको बड़ा किया था, पानी दिया था, सिंचाई दी थी, ठीक है, खरपतवार नाशी डाली थी, फिर फसल पक गई, फिर उसको काटा। काटने के बाद क्या किया, काटने के बाद आता है कि हम फसलों को स्टोर करें, यानी कि उनका भंडारण करें। और हम आपको बता दें फसलों का भंडारण होता कहाँ है, स्पेशली यह होता है मंडी में। कहाँ होता है, मंडी में होता है। और सब्जियों का, जैसे आलू का स्पेशल ले लो, इनका स्टोरेज हमेशा कोल्ड स्टोरेज में होता है। किस में होता है, कोल्ड स्टोरेज में होता है। आइए अब पढ़ते भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों यानी कि बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़ को जीवाणु या कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, जिनको बिन्स बोलते हैं, में करते हैं, जिसको हिंदी में कुठला भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है, जिससे उनको क्या हो। ये देखिए दोस्तों, आप चित्र पहले देख लो। ये रहा 1.10 ए में अनाज भंडारण हेतु साइलो। इसको क्या कहते हैं, साइलो। इसमें बड़े स्तर पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं भंडारण गृह में बोरों में अनाज का भंडारण। इस तरीके 1.10 बी में इसको हम लोग मंडी भी कहते, इस तरीके से हम लोग सुरक्षित इसको रखते हैं। इसमें होता क्या, पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। चित्र मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग जंतुओं से भोजन। अब हमें क्या पढ़ना है, जंतुओं से भोजन को देखना। आइए ये टेबल आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये किस तरीके से दूध कहाँ से प्राप्त होता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट से हमें प्राप्त यह होता है। इसी तरीके का आपको जानवर सोचने और उनसे हम क्या क्या प्राप्त करते हैं।
इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि मछली चावल फेमस होता है। कितने जो भी आपके तटीय राज्य होते हैं, लगभग तटीय राज्य 9 हैं, लगभग क्या 9 ही तटीय राज्य है, उनमें क्या चावल और मछली बहुत अधिक फेमस होती हैं, क्योंकि मछली वह आराम से उनको पकड़कर समुद्र से ला सकते हैं और उसे खाते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, इसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है और साथ में दोस्तों प्रोटीन की भी मात्रा अधिक होती है, जो बॉडी बिल्डिंग और शरीर की मरम्मत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द। कृषि पद्धतियाँ, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवारनाशी, फटकना, सारे के सारे ये मैंने आपको शब्द अंदर टॉपिक पर समझाए हैं। अब देखना है कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा है। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ। एक और फसल जो होती है उसको हम लोग जायद फसल कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपको इस चैप्टर में की है। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग करते हैं अभ्यास प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है क्या है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए उचित शब्द क्या दिए गए, तैरना, जल, फसल, पोषक तैयारी। तो का नंबर देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब देखिए खा नंबर, फसल उगाने से हमें पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। अब हम लोग देखेंगे गा नंबर, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। अब देखना है हम लोगों को घा नंबर, कौन सा घा नंबर। देखिए दोस्तों घा नंबर क्या दिया गया है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व आवश्यक हैं। अब दोस्तों जो हमारा दिया गया है दूसरा, उसमें दिया गया है कॉलम ए और बी को हमें मिलाना है। तो जो फर्स्ट नंबर खरीफ फसल, खरीफ फसल किससे मिलेगा जाकर, ये ई से मिलेगा, धान एवं मक्का। जैसे रबी की फसल देख लें तो इसमें होगा डी नंबर आंसर, गेहूं, चना, मटर। अब देखिए रासायनिक उर्वरक, तो इसमें होगा बी नंबर, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। और देखिए कार्बनिक खाद यानी कि कार्बनिक खाद या पदार्थ, इसमें होगा सी, पशु अशिष्ट गोबर यानी कि पशु अशिष्ट
गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ये आपका रहा। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न के दो दो उदाहरण देने का। नंबर है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के हम लोग दे, कपास ले लो, मूंगफली ले लो, सोयाबीन ले लो, धान, मक्का, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये खरीफ फसल के एग्जाम्पल होते। खरीफ किसमें? जून में बोई जाती है। किसमें? जून में बोई जाती है और अक्टूबर तक यह कटिंग इसकी कर ली जाती है। इसे पानी की अधिक ज़रूरत होती है। खा नंबर दे, अब हम लोग देखते हैं खा नंबर, रवि फसल। रवि फसल में आप लोग इंपॉर्टेंट सरसों देख सकते हो, मटर, चना, गेहूँ इत्यादि ये सब देख सकते हो। ये अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में इनकी कटिंग हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में देखो, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए मिट्टी तैयार करना का नंबर। तो मिट्टी तैयार करना क्या होता है? मिट्टी तैयार करना यानी कि फसल को उगाने से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना, मिट्टी को इस तरीके से तैयार करना ताकि जो फसल के बीज हैं वह आसानी से भूमि के अंदर चले जाएं और वह बीज आराम से अंकुरित हो सकें। फसल को उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला एक विशेष कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से मिट्टी को पलटना और इसे ढीला करना, इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। ढीली मिट्टी से केंचुओं और रोगाणुओं के पनपने में मदद मिलती है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हो या केंचुआ वगैरह हो, ये आराम से पनपते हैं, जो क्या किसान के इनको मित्र भी कहते हैं और ये मिट्टी में ह्यूमस भी मिलाते हैं। साथ ही मिट्टी को पलटने में बहुत अधिक मदद करते और पोषक तत्वों से यह मिट्टी क्या होती है? आराम से पोषक तत्व इनमें आ जाते हैं ताकि इन पोषक तत्वों का प्रयोग करके पौधे वृद्धि कर सकें। अब देखते हैं खा नंबर, बुआई। बुआई क्या होता है? जब मिट्टी कायदे से तैयार हो जाती फिर हम बीजों को उन मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे बुआई कहा जाता है। बुआई फसल उत्पादन का एक अहम पहलू है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हमें चुनने चाहिए, यानी कि बेटर सेलेक्ट करने चाहिए सीड्स, और अच्छी किस्म के बीज, अच्छे किस्म के स्वच्छ और अच्छे बीज होने चाहिए ताकि, और इसको हमें बोना कैसे चाहिए? या तो हाथ से बोएं या सीड ड्रिल के माध्यम से इनको बोना चाहिए, और अच्छे जब बीज होंगे तो अच्छी फसल भी होगी। अब हम लोग देखेंगे गा नंबर, निराई। निराई क्या होता है दोस्तों? जब हम अपनी फसल के साथ विभिन्न प्रकार के ऐसे अवांछित पौधे देखते हैं जो उगाते हैं, उनको हटाने की क्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ उगते हैं और खरपतवार निकालने के निराई के रूप में हम जानते इसी को निराई कहते हैं। हाथों से खुरपी जैसे औजारों का उपयोग करके, या हमने आपको 2,4-D बताया था, जैसे घास फूस नाशी या खरपतवार नाशी का भी उपयोग किया जाता है। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए हम लोग किसका खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, वो भी चेहरा ढककर, यानी कि नाक और मुंह ढका होना चाहिए। अब बात करेंगे थ्रेशिंग। देखिए थ्रेशिंग का कार्य क्या होता है? ये इससे भूसे के टुकड़े को हटाने को, अनाज को अलग करने को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। प्यालों से अनाज को अलग करने के, यानी भूसे के टुकड़े को अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। इसे कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किया जाता है, जो वास्तव में एक हार्वेस्टर है। और हार्वेस्टर और थ्रेशिंग होता क्या है? यह हार्वेस्टर और कंबाइन मशीन का क्या होता है? यह एक संयोजी यानी कि मिश्रित रूप होता है। अब हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 5, स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। बिल्कुल दोस्त, आपको हम बता दें, जो उर्वरक है वह क्या होता है? ये एक मानव निर्मित है। क्या है? ये एक मानव निर्मित है। खाद क्या है? ये एक प्राकृतिक निर्मित है, जिसे गोबर, मानव या मलमूत्र आदि से एकत्रित किया जाता है, पेड़ पौधों के अपशिष्ट से। और जो उर्वरक होता है ये क्या होता है? ये अकार्बनिक एक प्रकार का सॉल्ट होता है और यह कारखानों में तैयार किया जाता है। खाद खेतों में तैयार किया जाता है। और जो उर्वरक होता है, उर्वरक पौधों में बहुत समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। खाद में क्या होता है? खाद में इनकी अपेक्षा जो पोषक तत्व होते वह कम होते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। बिल्कुल दोस्तों, सिंचाई क्या कहते हैं? एक समय अंतराल पर फसलों को पानी देने को ही सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सिंचाई कहते हैं। इसकी 2 विधियां भी बताते हैं। पहली विधि ले लो, ड्रिप प्रणाली। क्या है? एक एक बूंद करके हम इसमें सिंचाई
कर सकते हैं, यानी कि जड़ों तक पानी पहुंचा सकते हैं। छिड़काव प्रणाली जिसको स्प्रिंकल भी बोलते हैं, स्प्रिंकल या स्प्रे प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या है, पानी हम छिड़कते हैं और उनको पेड़ पौधों को पानी आराम से मिल जाता है। 2 विधियां रही। अब देखते हैं 7 नंबर, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। जो गेहूं है वह एक रबी फसल है, इसलिए इसके लिए हमें कैसे मौसम की ज़रूरत होती, ठंडी मौसम की ज़रूरत होती, ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है। और खरीफ मौसम में बोया जाएगा तो खरीफ के मौसम में क्या होता है, अत्यधिक गर्मी होती है, बारिश होती है, तो इसके कारण क्या है, विकसित नहीं होगी बल्कि उसी पानी में डूब कर यह नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे हम किस में बोते हैं, इसको हम लोग रबी में ही बोते हैं, यानी ठंडे मौसम में बोते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता, व्याख्या कीजिए। दोस्तों एक मोटी बात समझो, लगातार जब हम खेत में एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो जो भूमि की, उस खेत की उर्वरक की जो क्षमता है, उत्पादन की क्षमता, वह खत्म हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता कि फसल चक्र का प्रयोग करें, एक के बाद एक क्रम से फसलों का उत्पादन करें और कुछ समय के लिए खेत को यूं ही बिना फसल उगाए ही छोड़ देना चाहिए। मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती, ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। एक ही खेत में फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी कुछ पोषक तत्वों में खराब हो जाती है, इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और फिर पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद जोड़ने की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों खरपतवार फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे हैं जो यूं ही फर्जी में उगाते हैं और फसलों को नुकसान देते। कैसे, जो पोषक तत्व फसलों को मिलना चाहिए यह पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। बात करें नियंत्रण की तो इनको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, खुरपी वगैरह से इनको हम अलग कर सकते हैं, निराई के माध्यम से, या फिर कोई ना कोई केमिकल डाल के जैसे 2,4-D का प्रयोग करके, छिड़काव करके, या खरपतवार नाशी का प्रयोग करके भी हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, निम्न बॉक्स को सही क्रम में लगाइए। कैसे लगाना है, हमें इनको सही क्रम में लगाना है कि गन्ने की फसल उगाने के लिए रेखा चित्र भी तैयार करना है। बिल्कुल इनको हम सही तरीके से लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें, 5 नंबर मिट्टी को तैयार करना, फिर क्या आ जाएगा 6 नंबर खेती की जुताई करना, फिर आ जाएगा 4 नंबर बुआई, फिर आ जाएगा आपका 7 नंबर खाद देना, फिर आ जाएगा 2 नंबर सिंचाई, क्या हो जाएगा 2 नंबर सिंचाई, फिर आएगा 3 नंबर कटाई, फिर 1 नंबर आएगा फसल को चीनी मिल में भेजना, यानी कि वहाँ इसको सुरक्षित करना। अब हमें देखना है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए। ये आपके रहे संकेत, इनके माध्यम से हमें क्या करना है, पूरा करना है। ये आपका क्वेश्चन रहा, ऊपर से नीचे की ओर। ये देखो आप लोग चित्र देख लीजिए। अब करवाते हैं ऊपर से नीचे की ओर पहले वाला। तो ऊपर से देखिए 1 नंबर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, तो यह कौन सा है, इसको बोलते हैं रहट। 2 नंबर देखिए बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, पशुपालन। 3 नंबर फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता, खरीफ। 6 नंबर फसल पक जाने के बाद काटना, यह क्या कहलाता, कटाई। बाईं से दाईं ओर 1 नंबर देखिए शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, रबी। 4 नंबर एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, फसल। 5 नंबर देखिए रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, उर्वरक। 7 नंबर खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, निराई कहलाती है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के NCERT के वीडियो आपको लगातार दोस्तों मिलते रहेंगे। ये सिविल सर्विसेज, सुपर टेट और RRB, रेलवे ग्रुप डी, TST और PST के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद।